नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इस कार्यक्रम टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा सेक्शन आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। आर्ट एंड कल्चर का पहला खंड आपके सामने हम ला चुके हैं। दूसरे खंड में जो टॉप 25 खबरें हैं, उसके अगले चरण में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को आज कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला हमारा महत्वपूर्ण आज का टॉपिक कौन सा है। तो पहली महत्वपूर्ण खबर जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है कि देवी अहिल्याबाई होलकर आपकी 300वीं जयंती मनाई गई। इस वजह से यह खबर आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो दरअसल ये जो 300वीं जयंती मनाई गई थी, इसकी वजह से ही ये टॉपिक चर्चा में आया है। अब आप जानते हैं कि ये 300वीं जयंती जो है वो कब मनाई गई, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। दरअसल ये जो 300वीं जयंती थी, ये मनाई गई 31 मई 2024 को। अब 31 मई 2025 भी आने वाला है, तो ऐसी दशा में इसमें आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। 300वीं जयंती की जो तिथि है वो आप याद रखिएगा कि 31 मई 2024 को ही ये मनाई गई थी। इसकी वजह से ये चर्चा में था। आपसे पूरे वर्ष के चूंकि सवाल पूछे जाते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मालवा की होलकर रानी ये थी जिनका नाम देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम होलकर वंश से संबंध है और इनको श्रद्धा पूर्वक याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं उसके लिए इनको याद किया जाता है। अब देखिए, इनके अगर जन्म की बात करें तो 1725 में आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और अहमदनगर के चोंडी गांव में आपका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? अहमदनगर के चोंडी ग्राम में आपका जन्म हुआ था। और इनके पिता और पति की बात अगर हम करें तो देखिए, एक तो इनके जो पति थे खांडेराव होलकर उनका नाम था और इनके जो ससुर थे मल्हार राव होलकर उनका नाम था। होलकर वंश के संस्थापक के तौर पर मल्हार राव होलकर को जाना जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनके जो पति थे उनका निधन हो जाता है। उनके एक युद्ध होता है 1754 में, उसमें इनके पति की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ समय बाद ये अपने ससुर के देखरेख में ये ट्रेनिंग लेती हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो जगहों पर इनको नेतृत्व भी प्रदान किया जाता है। और धीरे धीरे 1766 में जब इनके ससुर अर्थात मल्हारराव होलकर का भी निधन होता है, तो फिर ये होलकर वंश का नेतृत्व करते हुए भी देखी जाती हैं। 1767 में ये होलकर वंश की गद्दी पर बैठ जाती हैं। तो पति की मृत्यु 1754 में कुंभेर के युद्ध में हुई थी, ये भी एक तथ्य है, याद रखेंगे। और मल्हारराव होलकर जो इनके ससुर थे 1766 में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद ये मालवा की शासिका बन जाती हैं और इन्होंने एक सेनापति के तौर पर किसको रखा? तो तुकोजीराव होलकर को रखा। और तुकोजीराव होलकर कौन थे? तो तुकोजीराव जो होलकर थे वो दत्तक पुत्र थे। इनके ससुर द्वारा इनको दत्तक पुत्र मल्हारराव होलकर ने तुकोजी होलकर को दत्तक पुत्र अपना रखा था। तो थे तो ये मल्हारराव होलकर के भतीजे, लेकिन इनको दत्तक पुत्र के तौर पर यहां पर रखा गया था। तो दत्तक पुत्र जो थे इनके ससुर के, उनको ही इन्होंने अपना सेनापति भी बनाया था जब ये शासिका बनी थी। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित महेश्वर को इन्होंने अपनी होलकर वंश की राजधानी के तौर पर, एक सेंटर के तौर पर उसको स्थापित किया। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनके अन्य योगदानों में तो ये इनको समाज में इन्होंने कई काम किए। सामाजिक कार्यों के साथ साथ जो मंदिरों का जीर्णोद्धार है उसके लिए भी इनको याद किया जाता है। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है काशी में विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए याद किया जाता है। वाराणसी में पुनर्निर्माण इन्होंने कराया उसका। ये कहां पर स्थित है? तो बनारस में गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके अलावा शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक अन्य ज्योतिर्लिंग भी है। जैसा कि काशी विश्वनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में है, 12 ज्योतिर्लिंगों में है, उसी तरह से जो दूसरा है गुजरात के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर, जो कि पहले ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाना जाता है, इसको भी यहां पर भी उन्होंने उसके भी निर्माण का काम कराया, जीर्णोद्धार का काम कराया। सोमनाथ मंदिर पे आप जानते हैं कि कई बार आक्रमण हुए, जिसमें महमूद गजनवी 1024 ईस्वी में आक्रमण करता है। दिल्ली के सल्तनत काल में भी उस पर आक्रमण होता है और फिर औरंगजेब के द्वारा भी उस पर हमला किया जाता है। तो सोमनाथ मंदिर का भी उल्लेख अलबरूनी ने भी किया है, तो उसमें उसने इन अटैक्स की बात भी की है। सामाजिक विकास की अगर बात करें तो महिला शिक्षा हो, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह हो या अछूतोद्धार हो, इन सभी क्षेत्रों में अहिल्याबाई होलकर ने काम किया। आप देखें, महिला शिक्षा से लेकर विधवा पुनर्विवाह से लेकर सती प्रथा से लेकर अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं का कैसे अंत किया जाए, इसके लिए, इनके कार्यों के लिए, इनके सामाजिक कार्यों के लिए इनको याद किया जाता है। अब देखिए, इसके अलावा भील और गोंड समुदाय, जो गोंड जनजाति थी या अन्य जो निचली जातियां हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। इसलिए भी अहिल्याबाई होलकर को याद किया जाता है। अब देखिए, मल्हार राव होलकर जो हैं, उनकी छतरी 1766 ईस्वी में जब उनका देहांत हो गया, तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उनकी मृत्यु के बाद उनकी छतरी उन्हीं के सम्मान में सोनभद्रिका नदी के तट पर भिंड जिले में
स्थापित करवाई थी, किस स्थान पर स्थापित करवाई थी, अब ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा संपूर्ण हिंदुस्तान में ये एकमात्र ऐसी ऐतिहासिक छतरी है जो अपनी सुंदर नक्काशी और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने इसको बनवाया था। मराठा शैलियों की जो अन्य छतरियां हैं उसी पैटर्न पर इसको भी बनवाया गया। जैसे कि छतरी इंदौर में होलकर शासकों की अन्य छतरियों के ही समान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी नक्काशी और इसकी साज सज्जा और बेहतर दिखाई देती है। यहाँ पर सजावट और नक्काशियां जैसा कि इस चित्र में भी आप देख रहे हैं आपको बेहतर प्रतीत होगा। इसका शिखर आप देख रहे हैं कि गुंबद की तरह है। इसके बाद इसमें सुंदर इसमें मिश्रण किया गया है कमान का। इसके अलावा इसमें ऊपर कलश को भी आकर्षित रूप से यहाँ पर बनाया गया है। तो ये कुछ मिश्रण यहाँ पर प्रयोग के तौर पर दिखाई देते हैं। आर्थिक दशा की अगर बात करें तो इन्होंने सुव्यवस्थित एक टैक्स सिस्टम, कर प्रणाली भी लागू की थी महेश्वर में, जिसको कि अपना केंद्र बनाया। इसके अलावा आप देखेंगे कि महेश्वर और इंदौर, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी बेहतर हो गई थी कि वो उस समय व्यापार और वाणिज्य के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर गए थे। साथ ही साथ महेश्वर में अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वहां की जो साड़ी है और वहां का वस्त्र है, उस उत्पाद को हस्तशिल्प के मामले में जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। तो ये भी तथ्य आपको याद रखना होगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है। तो वहां के साड़ी और वस्त्र उत्पादों को हस्तशिल्प के मामले में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है। होलकर राजवंश की जहां तक बात है तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो होलकर राजवंश के संस्थापक के तौर पर मल्हार राव होलकर, जो कि अहिल्याबाई होलकर के ससुर थे, उनको माना जाता है। और ये राजवंश मराठा संघ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब अन्य वंशों की अगर बात करें, अन्य राजवंशों की, तो नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया भी इनके समकालिक वंश थे जो आपको याद रखने हैं। होलकर राजवंश के शासक मल्हार राव जो द्वितीय हैं, 1811 से 1833 का उनका समय है। उनके समय में जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माहिदपुर की लड़ाई, इसको आप याद रखेंगे, इसमें मल्हार राव द्वितीय की हार हुई और वहां पर फिर मंदसौर की एक संधि हुई जिसमें कि हस्ताक्षर किया गया, और इसी संधि के बाद से होलकर और जो अंग्रेज हैं उनके बीच एक संबंध तय होता है इस संधि के बाद। आगे अगर बढ़े तो अगली खबर हमारी है कि मुंबई सेंट्रल जो स्टेशन है उसका नाम बदलने की बात हो रही है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय से कहा है कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर जगन्नाथ शंकर सेठ कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि ये नाम क्यों डिमांड की जा रही है, तो इनके बारे में भी सवाल बन सकता है। तो देखिए, जगन्नाथ शंकर सेठ की अगर बात करें तो इनके विषय में कुछ तथ्य हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ, इसलिए महाराष्ट्र सेंट्रल जो वहां का स्टेशन है उसका नाम बदलने की बात हुई। अब कहां पर हुआ? तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुरबाड में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शंकर मुरकुटे था। अब देखिए ये क्यों प्रसिद्ध थे? देखिए ये एक तो इंस्पायर्ड किससे थे, सबसे पहले इसको जानिए। तो व्यापारी और परोपकारी सर जमशेद जी भाई से ये काफी प्रेरित थे। और इनका योगदान क्या था, किसके लिए इनको जाना जाता है? तो बेसिकली जो मुंबई के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि मुंबई में वो ढेर सारी इमारतें और वहां की जो सड़कें हैं उसका डिजाइन तैयार करने में और उनको उन मार्गों की योजना प्लानिंग करने में इनका काफी योगदान है। इस वजह से इनको मुंबई का वास्तुकार कहा जाता है, तो याद रखेंगे। और साथ ही साथ एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो शिक्षा के संरक्षक के तौर पर इनको याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कई स्कूल स्थापित किए और जो राज परिवार था उसके स्वामित्व से जो भूमि होती थी वो भूमि दान देते थे, इसकी वजह से याद किया जाता था। बॉम्बे नेटिव स्कूल जो बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज बन गया था, तो बॉम्बे नेटिव स्कूल को स्थापित करने का श्रेय इनको जाता है। उसकी स्थापना इन्होंने की, जो कि बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज के रूप में काफी प्रसिद्ध हुआ। भायखला में, मुंबई में ही भायखला में डॉक्टर भाऊ दाजी लाड संग्रहालय, इस नाम का जो संग्रहालय है उसको बढ़ावा देने के लिए भवानी शंकर मंदिर और राम मंदिर के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देख रहे हैं आप, ढेर सारे निर्माण के कार्य करने के लिए इनको जाना जाता है। भारत की जो पहली ट्रेन परियोजना समिति बनी थी, भारत की पहली ट्रेन आप जानते हैं कि मुंबई से थाने चली और बोरीबंदर से लेकर थाने तक जो ट्रेन चली, तो उसकी जो परियोजना बनाई गई थी, जो योजना बनाई गई थी, उस समिति के भी ये सदस्य थे, उसके हिस्सा थे, पार्ट थे। 16 अप्रैल 1853 को आप जानते हैं कि मुंबई से थाने यानी कि बोरीबंदर से थाने के बीच में ट्रेन पहली चली थी। राजनीतिक योगदान भी इनका कम नहीं है। उसकी भी अगर बात करें तो बॉम्बे विधान परिषद में मनोनीत होने वाले ये पहले भारतीय थे, इसलिए भी इनका नाम याद रखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के एक भारतीय सदस्य भी थे। इसके अलावा अगर आगे देखें तो अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान गंगाधर गाडगिल ने उनको क्या कहा? तो इनके लिए शब्द प्रयोग किया, आधुनिक भारत का वास्तुकार। किसने कहा? गंगाधर गाडगिल ने कहा। साथ ही साथ भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में दो विशेष ऐसे नाम हैं
जो इनको अपना आदर्श मानते थे, दादा भाई नौरोजी और जस्टिस रानाडे, ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी भी इनसे खासे प्रभावित थे, तो इसलिए भी इनका नाम आप याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जगन्नाथ शंकर सेठ जो है, इन्हीं के नाम पर डिमांड किया जा रहा है कि जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन है उसके नाम को बदल दिया जाए। तो इस नाम को आप याद रखेंगे, इनके विषय में इन विशेषताओं को याद रखेंगे। अगली खबर है कि केंद्र सरकार ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई। अब ये 200वीं जयंती कब मनाएगी? तो ये मनाएगी 12 फरवरी 2023 को। लेकिन 2023 से लेकर 2024 तक जो है, इस उपलक्ष्य में पूरे वर्ष ये कहा गया कि समारोह आयोजित किए जाएंगे। तो पूरा वर्ष कवर करता है, 2024 तक का मामला आता है, इसलिए ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। दयानंद सरस्वती जो कि 1824 से 1893 इनका कार्यकाल अगर देखें हम, एक प्रसिद्ध समाज सुधारक के तौर पर भारतवर्ष के प्रसिद्ध समाज सुधारकों में आपका नाम आता है। जो धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन जो था उसमें उसके अग्रदूत के तौर पर इनको देखा जाता है। अब देखिए 1824 में काठियावाड़ गुजरात के मोरबी में, मूल नाम इनका क्या था, यहां पर जन्म हुआ और मूल नाम इनका था मूल शंकर। तो ये जो धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन था आधुनिक भारत में, उस समय के जो प्रमुख लोग थे उनमें दयानंद सरस्वती का नाम भी अग्रणी है। 1860 में स्वामी विरजानंद जो है उनके सानिध्य में ये रहे और उनसे जो है शिक्षित हुए, उनके शिष्यत्व में रहे। इसके अलावा मथुरा में पाणिनि और पतंजलि की रचनाओं का भी अध्ययन किए और फिर वहां से जब ये अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं, पाणिनि को पढ़ते हैं, पतंजलि को पढ़ते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ किया। साहित्यिक रचनाओं की अगर बात करेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें कि उन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था। इसके अलावा वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका, ये दो है। वेद भाष्य में यजुर्वेद पर संस्कृत में एक वैदिक भाष्य लिखा और वेद भाष्य भूमिका में वेदों पर उनकी टीका का परिचय लिखा। तो ये कुछ रचनाएं हैं इनकी जो फेमस है। इसके अलावा इनका दर्शन क्या था, तो इन्होंने जो कर्म कांड है उसका विरोध किया और मूर्ति पूजा के भी ये विरोधी थे। तो हम कह सकते हैं कि जो वेदों की ओर लौटने की बात तो करते हैं, लेकिन कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और वैदिक विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित करने की दिशा में इन्होंने वेदों की सत्ता को स्वीकार करने की बात कही। धर्म का प्रचार उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए और सत्यनिष्ठता के प्रतीक के रूप में धर्म का प्रचार करना चाहिए, और ऐसा उन्होंने किया भी। जाति संस्था का पूरी तरह से विरोध नहीं किया, लेकिन उसमें सुधार की बात को स्वीकार करते हैं कि जो जाति संरचना है उसमें सुधार होना चाहिए, और साथ साथ वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। छुआछूत का इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा कि सर्वजातीय वैदिक शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात सभी जाति के लोगों को वैदिक शिक्षा दी जानी चाहिए। महिला शिक्षा के साथ साथ जो बाल विवाह है, विधवा महिलाओं के बहिष्कृत स्थिति है, इनको इन्होंने इसका मुखर विरोध किया। साथ ही साथ महिलाओं की शिक्षा के लिए भी अभियान चलाया, तो महिला शिक्षा के हिमायती भी थे। शिक्षा का भार इनका कहना था कि राजा और राज्य का कर्तव्य होता है, तो राजा और राज्य को ही शिक्षा का भार अनिवार्य रूप से उठाया जाना चाहिए। सामाजिक आंदोलनों की बात करें तो गोरक्षा के संदर्भ में भी इनके द्वारा मूवमेंट चलाया गया, शुद्धि मूवमेंट चलाया गया इनके द्वारा। शुद्धि मूवमेंट का मतलब ही था कि जो लोग किसी भी कारण से हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, फिर से उनको उनका शुद्धिकरण करके उनको अपने धर्म में वापस लाया जाए। तो शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य ही था कि हिंदू धर्म छोड़ के गए दूसरे धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाई हो, अपना चुके लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना। इसके अलावा स्वराज के बारे में भी आपसे संबंधित कथन पूछा जाता है। स्वराज के बारे में आपका विचार था। 1876 में पहली बार अगर देखा जाए तो स्वराज शब्द का उपयोग इंडिया फॉर इंडियंस के रूप में इन्होंने ही किया। तो इंडिया फॉर इंडियंस के रूप में ही स्वराज शब्द का पहली बार जो इस्तेमाल है 1876 में स्वामी दयानंद के द्वारा ही किया गया था। आगे चलकर लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी हालांकि इसके स्वराज का इस्तेमाल किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकमान्य तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया था। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में इन्होंने की थी, जो कि इसके संविधान को अंतिम रूप से लाहौर में लागू किया गया। आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई, लेकिन इसका संविधान आगे चलकर लाहौर में लागू हुआ। ये क्या था, तो एकेश्वरवादी हिंदू व्यवस्था थी, जिसमें कि अनुष्ठानिक कर्मकांड और सामाजिक हठधर्मिता को नहीं माना जाता था, उसका विरोध किया जाता था। इसका उद्देश्य यह था कि हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर ले जाइए। और आर्य समाज का नारा क्या था, नारा था कृणवंतो विश्वमार्यम। इसका मतलब यह हुआ कि विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए कार्य करना। और यह पहला ऐसा हम कह सकते हैं हिंदू संगठन था जिसमें कि हिंदुत्व में धर्मांतरण का भी प्रावधान शामिल था। तो याद रखिएगा, अब आर्य समाज ने
अन्य क्या काम किया, तो अन्य कामों के अंतर्गत बड़े बड़े इन्होंने कई शैक्षणिक संस्थान खोले, अनाथालय खोले। पहला पहला एक स्कूल था जिसको डीएवी स्कूल के नाम से हम जानते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, वो भी 1886 में लाहौर में पहला खोला गया। तो ये अन्य उसके कार्य थे। अगली खबर हमारी है कि प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है वहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल की यात्रा की, जिसकी वजह से विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी खबरों में रहा। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल से संबंधित तथ्य एक नजर में डाल देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1970 में किया गया था और ये माना जाता है कि ये वही जगह है जहां पर विवेकानंद भी ध्यान लगाने एक बार आए थे। इस वजह से ही इसको विवेकानंद रॉक मेमोरियल उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में कहा जाता है। ये जगह लक्षद्वीप सागर, लेकद्वीप सागर के से घिरी हुई है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर आकर इसी स्थान पर मिलते हैं। अब पीएम द्वारा यहाँ की यात्रा करने से इसकी चर्चा फिर से हो जाती है, वो जाकर यहाँ पर ध्यान लगाए। तो ये भी माना जाता है कि ये यहाँ पर एक शिला है और इसी शिला पर एक देवी थी जिनका नाम था कन्याकुमारी। उन देवी ने भी बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना की थी, इसलिए भी इसका नाम इस रॉक जो ये शिला है इसको इस आख्यान से भी जोड़ा जाता है। स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें तो 1863 से 1902 तक इनका कार्यकाल था। 12 जनवरी 1863 को आपका जन्म कोलकाता में हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्र था, आप सभी जानते हैं। पिताजी का नाम इनके विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इसके अलावा इनकी जो जयंती है उसको हम जानते हैं कि हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम सभी सेलिब्रेट करते हैं। इनके आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे और प्रमुख शिष्या मार्गरेट नोबेल थी, जिनको सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। अब इनका योगदान और विरासत क्या था, इस पर भी एक नजर डालें तो वेदांत दर्शन का प्रचार इन्होंने किया, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। और इसमें इसकी खास बात क्या है कि इसमें अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत तीनों दर्शन सम्मिलित हैं। साथ ही साथ विशेष रूप से इनको ख्याति कब मिली, तो जब अमेरिका में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था तो वहां पर ये गए 1893 में, और उसमें हालांकि इनको स्पीकर के तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन किसी एक व्यक्ति के अनुपस्थित रहने की दशा में इनको वहां पर बोलने का अवसर मिला। लेकिन एक छोटे से समय के लिए बोलने के अवसर को एक लंबे अवसर में इन्होंने तब्दील कर दिया अपनी वाक शैली से, अपने बोलने की कला से, और फिर एक लंबे समय तक ये बोलते रहे। और वहां पर इतनी बेहतर इनकी वाक शैली थी कि इतना ज्यादा अमेरिकी जनमानस को इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में प्रभावित किया कि उसकी वजह से बाद में इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिलती है और ईश्वरीय अधिकार प्राप्त वक्ता और पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में, इन दोनों कथनों से स्पष्ट हो रहा होगा कि ईश्वरीय अधिकार प्राप्त वक्ता मतलब इतना बेहतर बोलते थे कि ऐसा कहा गया कि इनको ईश्वरीय अधिकार प्राप्त है वक्ता के रूप में, और पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान का एक दूत इनको ऐसी संज्ञा दी गई। तो इस रूप में ये काफी लोकप्रिय हुए। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। ये मिशन कई तरह के सामाजिक कार्यों में जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज संचालन आदि में संलग्न है। 1893 में शिकागो धर्म संसद में जाते समय उनकी मुलाकात जमशेदजी टाटा से भी हुई थी। अब जमशेदजी टाटा से जब इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको सलाह दी, उनसे कहा कि जो भारतीय विज्ञान संस्थान क्यों नहीं आप स्थापित करते हैं। तो उनकी सलाह को उन्होंने माना भी और बाद में आगे चलकर आप देखेंगे कि भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में बेंगलोर में कर दी जाती है। तो इसमें भी विवेकानंद का कहीं ना कहीं प्रभाव था, जो कि बाद में परिलक्षित हुआ कार्य रूप में। अगली खबर है, भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त कर दी है। अब देखिए यहां पर आप मैप में देखिए, करतारपुर की बात करेंगे तो इसकी स्थिति पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का ये नारोवाल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और वहीं पर भारत में यहाँ पर पंजाब में आप देखेंगे तो पंजाब में पड़ता है गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक। अब ये दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के तौर पर जाने जाते हैं। अब इन दोनों ही के बीच में जो कनेक्टिविटी है उस पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सहमति, एक समझौता हुआ है। अब इस समझौते को फिर से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। यह समझौता 24 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो रहा था। अब इसके बाद अगर आगे यह समझौता नहीं बढ़ता तो भारत के लोग जो जाते हैं दर्शन करने, वो वहां पर जो श्रद्धालु जाते हैं यहाँ पर नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में करतारपुर में, वहां पर नहीं जा पाते। तो इस समझौते को अब फिर से 24 अक्टूबर 2029 तक के लिए अगले 5 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में, जिसकी स्थिति है पंजाब के गुरदासपुर जिले के ऐतिहासिक शहर डेरा बाबा नानक के पास, भारत पाकिस्तान सीमा से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों स्थित हैं। अब इसमें होता क्या है, जो करतारपुर गांव है
वो रावी नदी के पश्चिमी तट पर है, ये भी एक तथ्य है। और गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक जो है वो रावी नदी के पूर्वी तट पर है। अब देखिए, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर जो समझौता हुआ, मूल रूप से 2019 में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। फिर ये 2024 में एक्सपायर हो रहा था, तो फिर अगले 5 वर्षों के लिए हस्ताक्षर कर लिया गया है। इस समझौते में क्या हुआ है? तो इस समझौते के तहत जो भारतीय तीर्थ यात्री हैं, वो जिनके पास ओसीआई कार्ड है, अर्थात जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक हैं, वो भारत से पाकिस्तान स्थित जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है, करतारपुर है, वहां पर पूरे वर्ष में रोज के आधार पर वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। मतलब बिना वीजा की यात्रा यहाँ पर करतारपुर साहिब तक हो सकती है उनकी, लेकिन शर्त यह होती है कि उनको उसी दिन वापस आ जाना है, वो वहां स्टे नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, भारत के लोगों को यह सुविधा मिली हुई है, लेकिन जो पाकिस्तानी सिख हैं उनको इस गलियारे का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। ये याद रखिएगा। तो जो भारतीय वीजा प्राप्त किए बिना भारत में डेरा बाबा नानक तक अगर पाकिस्तानी सिख चाहे आना, तो वो नहीं आ सकते हैं। अब गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को उसी दिन भारत लौटना होता है, ये एक शर्त है जो कि आपको पहले हम बता चुके हैं। अब प्रत्येक यात्रा के लिए इसमें क्या होता है कि जो पाकिस्तान की सरकार होती है, जो पाकिस्तान है, वो हर यात्री से 20 अमेरिकी डॉलर इसके बदले में वसूल करता है। तो याद रखिएगा, ये समझौता जो है आगे बढ़ा दिया गया है अक्टूबर 2029 तक के लिए। अगली खबर है कि बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना शुरू की जाएगी। ये कॉरिडोर परियोजना जैसा कि काशी विश्वनाथ में भी शुरू हुआ, जैसा कि उज्जैन के महाकाल में शुरू हुआ, वैसा ही कॉरिडोर अब यहाँ भी गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए भी ये योजना शुरू की जाएगी। विष्णुपद मंदिर और बोध गया मंदिर में महाबोधि मंदिर, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? तो 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। और विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जो परिषद है उसी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जब कॉरिडोर बनता है तो आसपास के जो अन्य छोटे मंदिर हैं उनको भी डेवलप किया जाता है, वहां से अतिक्रमण हटाया जाता है और एक पूरे परिसर में तब्दील किया जाता है। साथ ही साथ वहां हम कह सकते हैं कि अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाता है, विशेष तौर पर पर्यटन को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए, इस कॉरिडोर का निर्माण किसकी तर्ज पर होगा? तो ये आप याद रखेंगे, बनारस का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसको कि कॉरिडोर के तौर पर डेवलप करते हुए गंगा नदी से कनेक्ट कर दिया गया है। अब तीर्थयात्री कॉरिडोर परियोजना की अगर बात करें तो इसमें मंदिर के आसपास के क्षेत्र का विस्तार पहले तो किया जाता है, अतिक्रमण हटा दिया जाता है। साथ ही अब यहाँ पर आसपास जैसे बनारस में हुआ कि शीतला माता का मंदिर है, राम मंदिर है, अन्य लघु छोटे आकार के मंदिर है, उनका भी इसी बहाने जीर्णोद्धार हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे महाकाल लोक कॉरिडोर में भी शिव पुराण की कथा को पूरे परिसर में दर्शाया गया है, विभिन्न मंदिर और विभिन्न चलचित्रों के चित्र और चलचित्रों के माध्यम से। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 कहता है कि भारत में पर्यटन से जो आने वाली आय थी उसमें काफी वृद्धि हुई थी। पर्यटन से 2.3 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि अर्जित की गई थी, और ये एक साल में जो वृद्धि है इसकी 67.5% की है। इसका मतलब यह है कि पर्यटन से होने वाली वृद्धि इस बात का द्योतक है, और इस दिशा में सरकार इसीलिए इस कॉरिडोर के विस्तार को सोच रही है ताकि हम पर्यटन से होने वाली आय को और बढ़ा सकें। विष्णुपद मंदिर के बारे में आप कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो विष्णुपद मंदिर का ये स्थान कहाँ है? यह मंदिर बिहार के गया में। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ बन रहा है? गया में। किस नदी के तट पर है? तो फल्गु नदी के तट पर यह स्थित है, और यहाँ पर जो प्रमुख देवता है वो है भगवान विष्णु, उन्हीं को समर्पित ये विष्णुपद मंदिर है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। अब इस मंदिर परिषद में बेसाल्ट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, भगवान विष्णु के पद चिन्ह बने हुए हैं, जिन्हें कि धर्मशिला के नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि धर्मशिला के नाम से जिसको जाना जाता है वो बेसिकली क्या है? तो भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। साथ ही साथ पद चिन्हों को 4 प्रतीकों शंख, पहिया, चक्र या गदा, कमल द्वारा चिन्हित किया गया है। तो याद रखिएगा, जो पद चिन्ह 4 प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं? तो शंख है, पहिया है चक्र के रूप में, गदा है, कमल है पद्म द्वारा चिन्हित किया गया है। हिंदू पौराणिक कथा ये कहती है कि जो पद चिन्ह है उस जगह का प्रतीक है जहां पर भगवान विष्णु ने राक्षस गयासुर के सिर पर अपना पैर रखकर उसको अपने वश में किया था। तो ये मान्यता, पौराणिक मान्यता ये कहती है कि ये पद चिन्ह बेसिकली वो है जब यहाँ पर एक राक्षस था जिसका नाम गयासुर था, उसके जो मस्तक पर भगवान विष्णु ने अपना पैर रखकर उसको अपने वश में किया था। अब इस स्थल का उल्लेख, इस स्थान का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो महाभारत में भी मिलता है और रामायण में भी मिलता है। साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि भगवान राम ने
अपने पिता दशरथ के लिए पिंड दान किया था, वो भी इसी स्थान से किया था। और वर्तमान जो संरचना है उसका जीर्णोद्धार करने के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस संरचना का जीर्णोद्धार करने में पहली खबर जो हमारी थी वो महारानी अहिल्याबाई से जुड़ी थी। 1787 में जो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई थी, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार 1787 में करवाया था, तो ये भी याद रखिएगा, इससे भी संबंध है। वहीं महाबोधि मंदिर परिसर की अगर बात करें तो ये भी बोधगया में स्थित है। बोधगया का संबंध आप जानते हैं महात्मा बुद्ध से है। इसके अलावा वैश्विक मान्यता के अंतर्गत अगर देखें तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी महाबोधि मंदिर परिसर को सम्मिलित किया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह पहला मंदिर है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था इस स्थान पर। वर्तमान मंदिर संरचना में गुप्त काल के अंत से 5वीं-6वीं शताब्दी की संरचना ये दिखाई देती है। वर्तमान जो संरचना है वो गुप्त काल के अंत से लेकर 5वीं-6वीं शताब्दी की है। अब ये किससे निर्मित है तो ईंट से निर्मित है, और सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में इसको महाबोधि मंदिर को माना जाता है। और ये मंदिर भारत की क्लासिकल स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया है। इसका शिखर अगर आप देखेंगे तो इसका शिखर जो है वो घुमावदार है। इसके शीर्ष पर आमलक और कलश भी आपको दिखाई देंगे, ऊपर कलश और आमलक दोनों बने हुए हैं। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें नागर शैली में निर्मित मंदिर की तरह ऊपर की ओर ये संकरा तो हुआ है, लेकिन द्रविड़ मंदिर शैली की तरह ये पिरामिड नुमा ऊपर उठता है। इसका मतलब ऊपर जाके फिर बाद में सकरा होता है, तो पिरामिड जैसी संरचना दिखाई देती है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर नागर और द्रविड़ दोनों शैली की मिश्रित हमको विशेषता यहाँ पर दिखाई देती है। नागर शैली में निर्मित मंदिर की तरह ऊपर की ओर सकरा जरूर होता है, लेकिन द्रविड़ शैली की तरह ये फिर पिरामिड नुमा आकार ग्रहण करता है। तो नागर द्रविड़ दोनों की विशेषता है। 7 पवित्र स्थल की बात कर लें तो पवित्र बोधि वृक्ष एक तो ये है, मंदिर के पश्चिमी भाग में स्थित है। उस वृक्ष की पीढ़ी का माना जाता है कि जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर अनिमेष लोचन चैत्य है, एक प्रार्थना कक्ष है। रत्न चक्र है, आभूषण युक्त एक रत्न घर चैत्य है। इसके अलावा अजयपाल निग्रोध वृक्ष भी यहाँ पर है, और साथ साथ कमल तालाब और राजत्रय वृक्ष है। इसमें एक स्थल छूट रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका नाम आप जरूर बताएं, सर्च करके बताएं कि वो कौन सा स्थल हमने जानबूझ के छोड़ा है, ताकि आप भी अपने मस्तिष्क को एक्सरसाइज कराते रहें, अपना रिवीजन करते रहें। साथ साथ इससे जुड़ी अन्य चीजों को भी सर्च करिए और उसको भी आप पढ़ते रहिए। महात्मा बुद्ध ने स्वयं बौद्ध धम्म यात्रा के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण स्थानों का भी उल्लेख किया था। अब वो कौन कौन से स्थान थे तो देखिए, एक लुम्बिनी था जहां उनका जन्म हुआ था, बोध गया था जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ है जहां पर उन्होंने अपना उपदेश दिया था, और कुशीनगर जहां उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अगली खबर हमारी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, अब देखिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये विकास किया जाएगा, इसका इस विकास को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कहां स्थापित किया जाएगा, कहां विकास किया जाएगा तो लोथल में। आप जानते हैं कि लोथल की स्थिति कहां है, गुजरात में है, और इसका संबंध किससे है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर इसका विकास किया जाएगा। और ये विकास का मॉडल क्या होगा तो पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, अर्थात सार्वजनिक और निजी दोनों भागीदारी के मोड में इसको डेवलप किया जाएगा। सागरमाला कार्यक्रम जो है उसके तहत ये विकसित किया जा रहा है। अब देखिए इस लोथल का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो आप लोथल जानते हैं कि लोथल भोगवा नदी है, उसके तट पर स्थित है। भोगवा और साबरमती नदी के पास ये स्थित है। खंभात की खाड़ी में लोथल की स्थिति है गुजरात। अब सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है, प्रमुख शहर था, और यहाँ पर विश्व के सबसे पुराने मानव निर्मित गोदीवाड़ा यानी ड्राई डॉक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर गोदीवाड़ा जो है वो 2400 ईसा पूर्व का ये प्रतीत होता है, और इसकी खोज से ये पता चलता है कि वहां पर समुद्री ज्वार, वहां की पवनें और अन्य समुद्री कारकों के बारे में हमको जानकारी तो मिलती ही है। लेकिन किसी भी स्थान का गोदीवाड़ा अगर ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखेंगे तो ये उस बात का प्रदर्शन होता है कि वहां पर बंदरगाह की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब किसी भी राज्य में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जो उत्पादन होगा वो अधिशेष होगा, सरप्लस होगा, तो इसका मतलब वहां व्यापार वाणिज्य की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये कई चीजों की को बयां करता है कि एक तो वहां पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा होगा, अधिशेष उत्पादन हो रहा होगा, और साथ साथ व्यापार वाणिज्य की उन्नत दशा का भी प्रदर्शन करता है। जब भी कहीं बंदरगाह होगा तो वहां पर सिक्के पाए जाएंगे, तो वो सिक्के किसी अन्य देश के होंगे, तो इसका मतलब कि उस देश से भी हमारा फला देश से संबंध था, तो विदेश नीति के बारे में भी ये जानकारी देते हैं। तो इसलिए भी गोदीवाड़ा का अपना इंपॉर्टेंस होता है।
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की अगर बात करेंगे तो इसका उद्देश्य यह है कि भारत की जो समृद्ध और विविध समुद्री विरासत है उसको दर्शाना। इसका मतलब कि प्राचीन काल से लेकर अब तक जो हमारी समुद्री विरासत रही है उसको हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, चाहे वो हम एंशिएंट पीरियड से जाकर वर्तमान तक आएंगे और सभी चीजों को प्रदर्शित करेंगे। और विश्व में सबसे बड़ी समुद्री विरासत परिसर को यहाँ पर स्टैब्लिश करना है। प्रमुख परियोजना क्या है? तो विरासत परिसर में विश्व स्तरीय लाइट हाउस संग्रहालय बनाया जाएगा, तटीय राज्य पवेलियन बनेगा, समुद्री थीम वाला एक इको रिजॉर्ट भी बनेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई जाएंगी। भारत की समुद्री विरासत की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया जो था वहां हम समुद्री मार्ग से हमारा व्यापारिक संबंध था। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर लोथल है तो हम इस रास्ते से जाते थे और यहाँ पर मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उससे भी हमारा संबंध था। वो विरासत भी यहाँ पर दिखाई जाएगी। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो मौर्य डायनेस्टी में आएंगे हम, तो नंद और मौर्य काल में आप देखेंगे 500 से 200 ईसा पूर्व में तो मगध साम्राज्य की जो नौसेना है उसको माना जाता है कि वो पूरे विश्व इतिहास में दर्ज पहली नौसेना थी। तो इस चीज को भी हम समृद्ध अपनी सांस्कृतिक विरासत के तौर पर वहां प्रस्तुत करेंगे। सातवाहन राजवंश में हम आएंगे तो वहां पर जो सिक्के थे वो उन सिक्कों पर जहाजों को अंकित किया गया था। इसका मतलब कि हमारे पास सातवाहन राजवंश जो थी वहां भी नौसेना के बारे में हमें सूचना मिल रही है तो उसको भी दर्शाया जाएगा। गुप्त डायनेस्टी में अगर आज आगे बढ़ेंगे हम तो गुप्त शासकों ने भी भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कई बंदरगाहों का निर्माण किया था। कुछ एक बंदरगाहों का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। इसके अलावा चाहे वो मुशिरी, तोंडी और तमाम प्राचीन बंदरगाह हैं जिनका नाम आप ले सकते हैं, कुछ अन्य नाम भी हैं। इससे यूरोपीय अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री व्यापार को पुनर्जीवित करने में मदद भी मिली थी। तो एक एक करके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमें जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है वो आगे बढ़ती रही। फिर और आगे आएंगे तो चोलों के समय में और विस्तार हो जाता है। चोल के समय में तो हमने श्रीलंका, सिलोन तक विजय प्राप्त कर लिया गया था। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम का काफी योगदान था। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। अब देखिए नजर डालते हैं चर्चा में रही कुछ प्रमुख जनजातियों पर, ट्राइब्स पर, जो हाल ही में किसी न किसी कारण से चर्चा में रही। जैसे पहली जनजाति है अपातानी जनजाति। अब देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जेडएसआई ने यहाँ की जो रिसर्च करने वाले शोधकर्ता थे उन्होंने ताले वन्यजीव अभयारण्य जो कि कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, वहां से फॉरेस्ट ट्वेलिंग हॉर्स्ड फ्रॉग यानी एक प्रकार का मेढक जो है उसकी एक नई प्रजाति की खोज की है। और इस नई प्रजाति की मेढक का नाम भी इस जनजाति के नाम पर ही जेनोफ्रीस अतापानी रखा गया है। इस वजह से ये जो जनजाति है इससे सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में क्यों चर्चा में रही। तो यहां पर याद रखिएगा फॉरेस्ट ट्वेलिंग हॉर्स्ड फ्रॉग एक नई प्रकार की नई प्रजाति है मेढक की, उसकी खोज की गई। अब ये इस जनजाति की बात करें तो ये जीरो घाटी में पाई जाती है। और जीरो घाटी कहां पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये अपनी प्रभावी पारंपरिक एक ग्राम परिषद के लिए जानी जाती है जनजाति, और उस ग्राम परिषद को क्या कहते हैं? बुल्यान कहते हैं। तो याद रखिएगा अपातानी जो जनजाति है वो बुल्यान नाम की ग्राम परिषद के लिए भी जानी जाती है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। इस जनजाति क्षेत्र को यूनेस्को की अस्थायी सूची में लिविंग कल्चरल लैंडस्केप के रूप में शामिल किया गया है। अब लिविंग कल्चरल लैंडस्केप क्या होता है? इसका मतलब ही होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मनुष्य और पर्यावरण परस्पर निर्भरता की स्थिति में एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहते हो, मतलब बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहते हैं। इसका प्रमुख त्योहार क्या है? तो ड्री और म्योक नाम के प्रमुख त्योहारों को ये जनजाति मनाती है। प्रमुख नृत्यों की बात करें तो दामिंडा और प्री नृत्य इसके प्रमुख नृत्य हैं। दूसरी जनजाति की तरफ चलेंगे। दूसरी जनजाति है पौमई नागा जनजाति। पौमई नागा जनजाति कहां की है? मणिपुर की सेनापति जिले की जनजाति है। तो ये भी चर्चा में थी। ये अपने क्षेत्र में जंगली जानवर और पक्षियों के शिकार को पूरी तरह से इन्होंने क्या किया है? उसको मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी वजह से ये जनजाति काफी चर्चा में है, पौमई नागा जनजाति। तो देखिए एक बहुत बड़ा कदम है पर्यावरण की दिशा में भी, हम कह सकते हैं कि ये एक जागरूकता का प्रतीक है। पौमई नागा जनजाति के द्वारा जंगली जानवरों और पक्षियों को अगर किसी भी प्रकार से उनका आप शिकार करते हैं, जाल बिछाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं तो उस पर इन लोगों ने क्या किया? बैन कर दिया, रोक लगा दी है। पौमई नागा जनजाति मणिपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नागा जनजातियों में से एक है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और ये जनजाति मणिपुर और नागालैंड में निवास करती है। इस जनजाति के लांग पौली यानी कि मिट्टी के बर्तन जिसको लांग पौली कहते हैं, और पोताई यानी पो नमक,
ये प्रोडक्शन के लिए, इन दो चीजों के प्रोडक्शन के लिए काफी मशहूर है जनजाति। यानी लांग पॉली आपको याद रखना है, जो कि मिट्टी का बर्तन है, किस जनजाति का? पौमई नागा जनजाति का। और साथ ही साथ पो नमक नाम का प्रोडक्शन भी ये करते हैं, पौमई नागा जनजाति। और इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है पौला। तो याद रखेंगे, पौला भाषा पौमई नागा जनजाति से संबद्ध है। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देख सकते हैं आप, मणिपुर में ये जनजाति और नागालैंड में बेसिकली ये जनजाति पाई जाती है। अगली चर्चा में रहने वाली हमारी जनजाति है सोलिगा जनजाति। क्यों ये चर्चा में है? तो इसको भी देखिए। ये अलग थलग रहने वाला एक जनजाति समुदाय है और ये केवल कर्नाटक और तमिलनाडु में, विशेष रूप से जो बिलीगिटी रंगना पहाड़ियां हैं, इसको आप मैप में जरूर देखिएगा कि ये बिलीगिटी रंगना पहाड़ी कहाँ है, और माले महादेश्वर पहाड़ियां, यहां पर ये निवास करती हैं। तो देखिए, सोलिगा जनजाति के साथ साथ इन दो पहाड़ियों को भी आप देखिएगा, बिलीगिटी रंगना पहाड़ी और माले महादेश्वर पहाड़ियां। ये भी आपसे पूछ सकता है कि इन पहाड़ियों से कौन सी जनजाति का संबंध है? तो सोलिगा जनजाति का संबंध है। ये जंगल के मौसमी चक्र के अनुरूप खेती और शिकार करते हैं। यानी इनको मौसमी चक्र का भली भांति ज्ञान है, उसी अनुसार ये खेती भी करते हैं और शिकार भी करते हैं, और सोलिगा भाषा भी बोलते हैं, जो कि एक द्रविड़ भाषा है। और इनका पारंपरिक त्योहार क्या है? तो टोटी हब्बा सोलिगा जनजाति का त्योहार है, होसा रागी हब्बा और मारी एवं गौरी हब्बा, ये सोलिगा जनजाति से संबंधित प्रमुख त्योहार है। अगला है कोंडा रेड्डी जनजाति। कोंडा रेड्डी जनजाति भारतीय लॉरेल यानी इंडियन लॉरेल वृक्ष जो होता है, उससे जुड़े हुए अपने स्वदेशी ज्ञान के कारण ये काफी चर्चा में रही। क्योंकि ये जो वृक्ष होता है, ये वृक्ष क्या करता है? नमी को सोख लेता है। और फिर इस जनजाति को ये पता है कि इस वृक्ष ने नमी सोख रखी है, तो ये उससे फिर उस पानी का उपयोग कर लेते हैं। तो वो टेक्निक इनको पता है। इसकी वजह से कोंडा रेड्डी जनजाति काफी चर्चा में रही। अब ये कोंडा रेड्डी की बस्तियां आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे पाई जाती हैं, और आंध्र प्रदेश का विशेष रूप से ये पीवीटीजी कैटेगरी में आती है, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति की श्रेणी में ये शामिल है। स्थानांतरण कृषि करते हैं। स्थानांतरण कृषि को यहाँ पर पोडू कृषि भी कहा जाता है। जो झूम कृषि होती है उसको आप जानते हैं कि आंध्र और उड़ीसा में पोडू कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थानांतरण कृषि यानी झूम कृषि भी करते हैं। इसके अलावा तिवा जनजाति एक है। तिवा जनजाति अपना महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव यांगली उत्सव मनाती है, और ये कुछ वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो यांगली उत्सव के कारण तिवा जनजाति को याद रखिएगा। और अच्छी फसल पैदावार होने के लिए, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये त्योहार मनाते हैं, जिसको यांगली उत्सव के नाम से हम जानते हैं। तिवा जनजाति एक नृजातीय समूह है जो कि मुख्य रूप से असम और मेघालय क्षेत्रों में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी ये पाए जाते हैं। तो ये विभिन्न जनजातियां हैं, इससे संबंधित जो तथ्य रहे हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं, जो किसी न किसी कारण से ये जनजातियां चर्चा में रही हैं। तो एक बार सरसरी निगाह में इन तथ्यों को आप देख लीजिएगा। भाषा की बात करें तो तिवा भाषा, जिसे कि लालुंग भी कहा जाता है, ये भाषा ये बोलती हैं। तिब्बती बर्मन भाषा परिवार से इनका संबंध है। पारंपरिक परिधान में पुरुषों के लिए सादोर यानी ऊपर वाला जो वस्त्र होता है और उस पर एक पट्टी, और महिलाओं के लिए मेखला चादर, ये इनके वस्त्र होते हैं। इसके अलावा मुरिया जनजाति आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में, मुरिया जनजाति बीजों को संरक्षित करने की एक पारंपरिक तकनीकी के कारण, जिसको डेडी कहा जाता है, उसके इस्तेमाल के कारण मुरिया जनजाति चर्चा में रही। तो देखिए, मुरिया जनजाति भी काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो डेडी टेक्नोलॉजी है, बीजों को कैसे लंबे समय तक संरक्षित रखा जाए, उसके लिए ये जनजाति चर्चा में रही। डेडी पद्धति की अगर बात कर लें तो इस विधि में बीजों को पत्तियों से क्या किया जाता है? लपेट दिया जाता है, और इसके अंतर्गत बीजों को काफी लंबे समय तक, 5-5 साल तक ये बीज संरक्षित रहते हैं। तो इस लिहाज से बीजों को लंबे समय तक संरक्षित रखने की तकनीकी यानी डेडी, जो कि मुरिया जनजाति से संबंधित है, इसकी वजह से ये जनजाति भी चर्चा में है। बाद में वो गोलाकार जो बंडल है, उसके रूप में इसको उस बंडल में कस के बांध दिया जाएगा, और फिर सियाली पत्तियों के साथ उनको बुन देते हैं। बुनने के बाद ये जो बीज होते हैं वो कीट और कीड़ों से बचते हैं, और 5-5 साल तक ये संरक्षित रहते हैं। छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति का ये एक उप समूह है। तो याद रखिएगा, इनका संबंध बस्तर के मुरिया विद्रोह जो 1876 में हुआ था उससे भी है। ये विद्रोह बस्तर के दीवान गोपीनाथ कपरदास के खिलाफ किया गया था। तो एक ऐतिहासिक संदर्भ इससे जुड़ता है। ये कुछ प्रमुख चर्चित जनजातियां थी, कुछ प्रमुख संदर्भ थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण संदर्भों को लेकर अगले खंड में आपके सामने हम फिर से उपस्थित होंगे, लेकिन आपके लिए चलते चलते एक अभ्यास प्रश्न छोड़ते हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला कथन है कि देवी अहिल्याबाई होलकर को महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। दूसरा कथन है उन्होंने सती और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया था। अब इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।
विकल्प बी केवल एक कथन सही है, विकल्प सी केवल 2 कथन सही है और विकल्प डी 1 और 2 कथन दोनों गलत हैं। तो इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और पिछले एपिसोड को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लें, ताकि अगले इस एपिसोड तक आपका पिछला रिवीजन भी हो जाए और फिर से अगले कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।